वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट 2025 का। जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लो और ये चेक कर लो कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हो और कितने क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते हो। और जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, वो ये चेक कर लो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। ओके सर, पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ऑप्शन लगा दो, सी इज़ ए राइट ऑप्शन, गुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखता हूँ। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ पर। ए पे टिक लगाओ, एरण से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लो। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। भाई, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था करसापण, दिनार, रूपक, निष्क। आप खुद बताओ भाई, खुद देखो आप और मुझे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताओ कि सर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये होना चाहिए। सी पे टिक लगा दो, रूपक। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपना आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। सोमिल, शूद्रक, शौनक या सुश्रुत। कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है आप लोगों को, तो डी पे टिक लगाओ, सुश्रुत। ठीक है, कितना शानदार नाम है, वाह क्या बात है यार। क्वेश्चन नंबर 5 है। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोहा स्तंभ, ठीक है, किसकी स्मृति में है। ठीक है, ज़रा ध्यान देना। जो दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति है। तो क्वेश्चन नंबर ए है अशोक, बी चंद्रहर्ष और अनकपाल। क्या लग रहा है आपको इसका राइट ऑप्शन, तो बी पे टिक लगाओ, चंद्र। ठीक है, ओके, बी पे टिक लगाओ, चंद्र। चलिए आगे बढ़ाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के, तो घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। यूपी ट्रिपल एस सी पैड में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उससे एक न एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसीलिए बिल्कुल सटीक ऐसे क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे टॉपिक पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ए नंबर पढ़ो जरा से करके। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो कौन थे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसा कहा। ए पे टिक लगाओ, बी डी सावरकर। ठीक है, अब ये बताओ ज़रा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो लगभग सभी को पता होता है, 1885 में। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुए थे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुए थे। 1905 में, सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आ गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। जल्दी बताओ। 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। बी नंबर इज़ अ राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कवर करो। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन ये पेपर में फंसता है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। और आप लोग सब जानते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जल्दी बताओ बेटा, सोच लो एक बार, मैं तो बता ही दूंगा, जल्दी आप बताओ। ठीक है, ए पे टिक लगाओ, साबरमती आश्रम, गुजरात। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, भूगोल के यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पीठमान पठार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पीठमान पठार का उदाहरण है। तिब्बती पठार, बोलीवियाई पठार, मालवा पठार, लद्दाख पठार। तो 11वें का राइट ऑप्शन लगाएं, सी पे। ठीक है, मालवा पठार। इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके आपको ये भी पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको कवर होंगे।
तो अच्छे से इन क्वेश्चन को अपने माइंड में फंसा लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस जाए। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इसका राइट ऑप्शन सी है, ठीक है। मालवा पठार लगा दिया होगा आप लोगों ने। चलिए 12वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिमी विक्षोभ से सामान्यतः सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? पश्चिमी विक्षोभ से सामान्यतः सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो राइट ऑप्शन चला पढ़ो, पहले से करके पढ़ लो। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। ए पे टिक लगाओ, रबी फसल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। झेलम नदी से संबंधित है क्वेश्चन, ये तो सबको पता होना चाहिए। सी पे टिक लगा दो, ठीक है। 13 में का सी इज़ द राइट ऑप्शन, झेलम। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? भारत में मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या लग रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 14 का ए पे टिक लगा दो, असम इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, रानीगंज कोडबेड मीथेन CBM क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। जल्दी बताओ बेटा, रानीगंज कोडबेड मीथेन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यार ये इसका राइट ऑप्शन है बी नंबर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के। चलिए वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। मैट्रिक नीति समिति MPC में सदस्यों की संख्या कितनी है? मैट्रिक नीति समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यार ये क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा तो इसका राइट ऑप्शन आप बता दोगे कि सर ये ऑप्शन कितना है, 4, 5, 6, 7, क्या लग रहा है? सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो ज़रा एक बार, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय ब्रांड में उल्लंघन और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करता तो है भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है भाई, वही तो है ना। निम्नलिखित में से किसमें कैप एंड ट्रेड शब्द का प्रयोग किया जाता है? कैप एंड ट्रेड शब्द का प्रयोग किया जाता है शेयर ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड निवेश, उत्सर्जन ट्रेडिंग, कमोडिटी फ्यूचर्स। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? राइट ऑप्शन पढ़ लिया, ठीक है। सी नंबर पे टिक लगा दो, उत्सर्जन ट्रेडिंग। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाजार पूंजीकरण का लगभग कितना हिस्सा BSE सेंसेक्स के 30 शेयरों के कारण है? जल्दी बताओ, बी पे टिक लगा दो, 20%, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम पेपर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क या उत्पादन शुल्क। तो क्या ऑप्शन लग रहा है आपका? ए पे टिक लगा दो, निगम कर, ठीक है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, संविधान के 5 क्वेश्चन, ठीक है। ओके, भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर निर्देश सिद्धांतों को वरीयता दी गई है? 44 में। तो 21 में का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी पे टिक लगाओ, 42 में, ठीक है। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे निषेध रिट कहा जा सकता है? यानी कि निषेध रिट कहा जा सकता है। तो ए पे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय को जारी की गई रिट। बी पे देखो, सी पे देखो, डी देखो। तो राइट ऑप्शन ए है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है? तो राष्ट्रपति है भाई, मृत्युदंड को माफ़ कौन कर सकता है? ओनली राष्ट्रपति। तो यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, केवल राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर मेरे पास 24 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? जल्दी बताओ। संविधान सबने पढ़ रखे हैं, ठीक है। ना पढ़ा खोलो बुक, ठीक है। एक हफ्ते में सारा संविधान रट्टा मार दो, अच्छे से समझ लो, दिमाग में फंसा लो, क्योंकि संविधान के 5 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 5 क्वेश्चन गए, 5 नंबर गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं?
तो 24 में का राइट ऑप्शन है डी पे टिक लगाओ, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, अनुच्छेद 12। ओके, अब देखो सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो 5 क्वेश्चन देखो कैसे कैसे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक यौगिक डेटोल में मौजूद होता है? आयोडीन, क्रेसोल, क्लोरोक्सीलेनोल या बायोथियोनोल? तो राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है, क्लोरोक्सीलेनोल। ठीक है, क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो सबको पता है ये थायराइड है भाई, क्या लग रहा है आपको? 27 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, थायराइड होती है। मानव रक्त का पीएच मान होता है, कैसे होता है? मानव रक्त का पीएच मान है, हल्का अम्लीय होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है, हल्का क्षारीय होता है या अत्यधिक क्षारीय होता है? सी पे टिक लगाओ, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, तो 28 में का सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो सिंपल सी बात है, रडार समझते हो ना? रडार, अरे भाई आपका भी कोई ना कोई रडार ज़रूर होगा। ठीक है, समझ गए कि ये मेरे रडार में हैं वो, ये तो रडार में ना सूक्ष्म तरंगें यूज़ होती हैं, ए पे टिक लगा दो। ठीक है, यानी कि हवाई जहाज़ की पोजीशन ज्ञात करना, इन चीज़ों के लिए ना रडार सिस्टम यूज़ होता है, ये पता होना चाहिए आपको। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्लोरोसेंट लैम्प में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्लोरोसेंट लैम्प में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा को कम करना। ठीक है, देखते हैं अभी क्या ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन होना चाहिए ए। हाँ ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। ठीक है, अब ये प्रारंभिक अंकगणित के 5 क्वेश्चन आते हैं भाई, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ठीक है, ओके, पढ़ना तो पड़ेगा। 10 मल्टीपल 20 मल्टीपल 30 मल्टीपल डॉट 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 मल्टीपल 1000 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके 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 ओके, तो थोड़ा क्वेश्चन जो है बी पे टिक लगा दो, राइट ऑप्शन 124। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 है, औसत वाला एक क्वेश्चन आता है, एवरेज का एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा मैथमेटिक्स में। संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, संख्याओं यानी कि 99 संख्याओं का औसत 27 है यार, 99 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो 32 में का राइट ऑप्शन 30 पर टिक लगा दो। ठीक है, चलो मैं 33 में क्वेश्चन पकड़ता हूँ। अब 3 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या का औसत क्या होगा? तो 33 में का राइट ऑप्शन है डी पे टिक लगा दो, इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 44। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 हमारा दे रखा है, टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। आय हाय आय हाय, वैसे ये तो इम्पॉसिबल है मगर फिर भी देखते हैं। टोकरी में रखा आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है, यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा? 27, 29, 15, 28। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन देख लें, बी पे टिक लगाएं 29। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं, 35% छात्र भूगोल में और 39% छात्र इतिहास में अनुत्तीर्ण होते हैं, 5% छात्र तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में, 21% छात्र भूगोल और इतिहास में और 18% छात्र इतिहास और अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं। केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? जल्दी बताओ बेटा, फास्टली। ठीक है, बी पे टिक लगाओ, 14%। ओके, चलिए सामान्य हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा। एक संधि विच्छेद का क्वेश्चन पक्का आता है, एक मुहावरा पक्का आता है। तो अंतर यानी कि अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद, तो बेटा कौन सा होगा? अंतः प्लस निहित। क्या लग रहा है आपको? खुद से बताओ बेटा। 36 में का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए पे टिक लगा दो, अंतः प्लस निहित। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है,
यार तो ज्ञानोदय में एक संधि है, वो कौन सी है? गुण संधि होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं, 37 में का डी नंबर होना चाहिए द राइट ऑप्शन। ठीक है, 37 में का डी नंबर है। चलिए 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। छाती पर मूंग दलने का क्या मतलब है? बेटा मुहावरा है ये। कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, पास रहकर दुख देना, ये वाला क्वेश्चन। छाती पर मूंग दलना, ठीक है, पास रहकर दुख देना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? आवुंदी, यानी कि आवुद्धि, रचना, रत्नाकर, बारिश, निर्जर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तीन तो हैं पर एक वो शब्द है जो नहीं है, वो बताना है तुम्हें कौन सा राइट ऑप्शन है। डी पे टिक लगाओ, निर्जर। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 40 है। जो पहले कभी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अभूतपूर्व, उदयतन, यानी कि उदयतन, अनादि, अनुपम। जो पहले कभी ना हुआ हो, एक क्वेश्चन ये भी आता है, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो ए पे टिक लगा दो, अभूतपूर्व। सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन पूछता है। चलिए पहले 41 से 42 तक के लिए पैराग्राफ पढ़ो। गोइंग टू ऑल बॉयज़ हाई स्कूल वाज नो फन। चलिए पढ़ो बेटा, ज़रा से पढ़ो, ये लो पढ़ो पढ़ो, ये तुम्हारा काम है पढ़ने का। पढ़ो, पढ़ लिया? चलिए आगे देखते हैं, लो आगे पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिया? ठीक है, अब क्वेश्चन का ऑप्शन बताओ। क्वेश्चन नंबर 41 है, वेयर डिड जॉय मीट, ठीक है, सरमन। जल्दी बताओ बेटे, बताओ सरमन, यानी कि वेयर डिड जॉय मीट सरमन। तो क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन? चलिए मैं जो हूँ इसका राइट ऑप्शन लेता हूँ बी पे टिक लगाओ, मार्केट। ओके। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 42 है, जॉय मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज ए पब्लिक स्कूल टीचिंग इज़ कॉस्टली। जल्दी बताओ राइट ऑप्शन कौन सा है? वहाँ से मिल जाएगा आपको, वहाँ से मिल जाएगा जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है। सी पे टिक लगा दो, जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल्स। ओहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हम देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनियम रैंडम। रैंडम का सिनोनियम क्या होगा? तो एक्सीडेंटल, सी नंबर राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, गिव पार्टिकुलर फूड सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ, ठीक है, एलर्जी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट एंटोनियम ब्यूटीफुल, सी पे टिक लगा दें, अगली। ठीक है, तर्क एवं तर्क संकित शक्ति, यानी कि रीजनिंग के आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देख लेते हैं। फाल्गुनी, क्वेश्चन नंबर 46 है। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरे पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? दादा, नहीं, ससुर की बहन, भतीजी, मामी एंड दादी। तो 46 में का राइट ऑप्शन ए टिक लगा दो, ससुर की बहन। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। एक असंगत है इनमें से, और वो कौन सा है वो आप खुद से ढूंढो। सी पे टिक लगाओ, सी पे 4125। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि किसी महीने का, ध्यान देना, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस महीने की 21 तारीख से 5वां दिन होगा? ये दिन वाला एक क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का दिन वाला एक क्वेश्चन आता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ऐसा लग रहा है जैसे दिनों के नाम गिनवा रहा हूँ। जल्दी बताओ बेटा कौन सा राइट ऑप्शन है? तो 48 में का राइट ऑप्शन सी है, बुधवार पे टिक लगा दो। ठीक है, ओके, ऐसा लगा दिया, खुश। ओके। एक क्वेश्चन ये भी आता है, यदि स्कीम को आपने ऐसे लिखा है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और बंडर के लिए क्या कूट होगा? फिर बंडर के लिए क्या कूट होगा, ये आपको बताना है। डी पे टिक लगा दो, XPOEFS। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़ के जाना, आप हो सकता आ जाए, फंस जाए। 10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है? 10 पर, या 10 बजे बोलो यार, 10 बजे पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है? अच्छा, घंटे की सुई 10 पे होगी और जो मिनट की सुई वो 12 पे होगी, 10 बज जाएंगे, तो उनके बीच का कोण कितना होगा? बेटा फंस गए ना, फंस गए। ओए होए सर, ऐसे कैसे फंस गए? पता है हमें, बताओ फिर कितना होगा, जल्दी बताओ। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन है बी पे टिक लगाओ, 125 डिग्री। ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होते हैं और करंट अफेयर्स पिछले 1 साल की पूछी जाएगी, 2025 की या फिर 2024 के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 7 व्यक्तियों को। ये अभी एग्ज़ाम पेपर हुआ है 27 जुलाई 2025 को, ROAR होगा, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है करंट अफेयर्स में।
पढ़ के देखो, पेपर डाल रखा है मैंने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 है, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इजराइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रखता हूँ। हाल ही में कौन इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी? प्रोफेसर विमला शर्मा, प्रोफेसर नीना हरिद्वाल, ओके ओके ओके, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। सी नंबर पर टिक लगा दो, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। तो 53 में का सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, चलो आगे बढ़ा दो सर, छोड़ो मत। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, 23 जुलाई 2025 को पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की कौन सी भी जयंती मनाई गई है? 23 जुलाई 2025 को पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की कौन सी भी जयंती मनाई गई है? तो 54 में का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, 118वीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? एक दिवस का हर साल क्वेश्चन आता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई आपको बताना है किस तारीख को मनाया जाता है। ए पे टिक लगाओ, 23 जुलाई को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? रवीश गौतम, अजित चावला, अजय सेठ, प्रदीप नागर। तो राइट ऑप्शन कौन सा है इसका भाई? सी पे टिक लगा दो, अजय सेठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? भाई राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए। कोई है ऐसा जिसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पता हो? ए पे टिक लगाओ, 22 जुलाई को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही में यूलिया स्विरिडेंको किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? विदेश के एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हाल ही में यूलिया स्विरिडेंको किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? अच्छा, तो फिनलैंड की, ग्रीस की, ऑस्ट्रेलिया की, यूक्रेन की, कौन से देश की बनी है? डी पे टिक लगा दो, यूक्रेन की। ठीक है, यूक्रेन इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, हाल ही में मराठा सैन्य परिषद अब तक के भारत के कौन से वे UNESCO यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने हैं? तो यार क्वेश्चन नंबर 59 का राइट ऑप्शन है, डी पे टिक लगाओ, 44वां। ठीक है, 44वें। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रथम महिला CEO बनी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रथम महिला CEO कौन बनी है? तो ये तो भैया करंट अफेयर्स के हैं, कोई से भी क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। प्रिया नायर, बी पे टिक लगा दो, 60 में का मेरे ख्याल से बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, प्रिया नायर। अच्छा, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं? ठीक है, जीके के भी मिक्स करे हैं मैंने इसमें क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश ने गोहत्या और बाल शोषण मामलों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन नदी, ऑपरेशन कन्विक्शन इज द राइट ऑप्शन, डी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 62 है, वेद विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? वेद विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो सीतापुर में इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 63 है, और रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से। ठीक है, ये पहले भी मैंने क्वेश्चन लिया था और अब भी लिया है। कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? वन्य जीव बिहार दे रखे हैं, राज्य दे रखा है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही नहीं है बस, और वो है तुम्हारे पास मेरे ख्याल से डी, रामलील समलीपाल आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कौन सा है? 64 का राइट ऑप्शन, डी पे टिक लगा दें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो मेरठ में, गोरखपुर में, लखनऊ में, झांसी में। तो राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगाएं, मेरठ में। ठीक है, अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 66 है, जुलाई 2023 में किस क्षेत्र के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई? जुलाई 2023 में किस क्षेत्र के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई? वित्त, पशुधन, अंतरिक्ष, कृषि। तो यार इसका बी नंबर राइट होना चाहिए, पशुधन है भाई। 66 में का बी नंबर होना चाहिए, नहीं क्या लग रहा है आप लोगों को? इधर राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, पशुधन। ओके सर, लगा दिया। हाँ, ऐसे लगा दिया करो। पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? गुवाहाटी में, मंदुरे में, रुड़की में या कोहिमा में? तो 67 का राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगाओ, गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा आता है, किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ?
किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो 68 में का राइट ऑप्शन मेरे ख्याल से डी नंबर पर टिक लगाओ, लाला लाजपत राय। ठीक है, ओके। अब आ गया हमारा क्वेश्चन 69। ये बताओ बेटे ज़रा, महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया? देख रहे हो, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने, जिनका केवल दिमाग काम करता था और बाकी की जो बॉडी है वो पैरालाइज थी। अब सोच लो, एक माइंड के बल पर अगले बंदे ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। अब लगा सकते हो आप, सोचो ज़रा। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, ए नंबर इज़ राइट होगा इसका, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, भूटान आ गया। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी? अरे ऐसे खेलों में इन देशों के, बताओ जल्दी बेटा, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? डी पे टिक लगा दो, तीरंदाजी है। ठीक है, पैसेज पढ़ लो पहले, निर्देश दे रखा है। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के यथोचित उत्तर दीजिए। चलो पढ़ लेते हैं। कृष्ण और कालिंदी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह तो नहीं कह सकता कि कदम के बिना कृष्ण अधूरे थे, किंतु उसका अभाव अवश्य खटकता है। तो बेटा इसको पूरा पढ़ो, पढ़ लो। पढ़ लिया? फिर पढ़ो, लो पढ़ो। मुझे अगर कुछ सूझता है तो बस कदम्ब, जिसकी पूर्ण आकृति से लेकर फूल, फल, पत्तियाँ, ठीक है, मकरंद, यहाँ तक कि उन सूक्ष्म कोशिकाओं के स्वरूप भी अपनी व्याख्या चाहते हैं मुझसे। पढ़ लिया बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर दो। चलिए, लेखक को कदम्ब का अभाव क्यों खटकता है? क्योंकि वह कदम्ब के बिना कृष्ण की कल्पना नहीं कर सकते। तो 71 का जो राइट ऑप्शन है, सी पे टिक लगाओ, लेखक प्रकृति प्रेमी है। आहा, अरे यार ये सी पे टिक लगाओ बेटा, सी लगाना है, डी नहीं लगाना है। ठीक है, माई मिस्टेक। सी पे टिक लगाओ, लेखक के लिए कृष्ण कृतित्व का आधार कदम है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से गोपियों के प्रेम भाव विह्वल होने के पीछे कौन उत्प्रेरक का कार्य करता है? जल्दी बताओ बेटे। बांसुरी की धुन, मेरे ख्याल से बांसुरी की धुन होना चाहिए, बांसुरी की धुन इसे राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो 72 का सी पे टिक लगा दो, इसे राइट ऑप्शन है बांसुरी की धुन। अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से यमुना नदी के किस पर्यायवाची शब्द का गद्यांश में प्रयोग हुआ है? रागनी, कालिंदी, मनभावनी, लता। तो 73 का राइट ऑप्शन है, बी पे टिक लगा दो, कालिंदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रस्तुत गद्यांश की केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में कौन उपस्थित है? कृष्ण एवं कालिंदी है भाई। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का बी पे टिक लगाओ, कदम्ब का वृक्ष। ठीक है, अच्छा ठीक है। 75 में आ जाता है मेरा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? बी पे टिक लगा दो, माखन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए 76 से 80 के उत्तर दीजिए। पढ़ो। विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो बेटा जैसा लगेगा, पढ़ लो अच्छे से। पढ़ लिया? ठीक है, ये भी पढ़ो, पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलो बेटे ज़रा क्वेश्चन नंबर 76 में लेता हूँ, ध्यान देना। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो 4 ऑप्शन होंगे, मैंने सही ऑप्शन यहाँ पे लिख रखा है। आशा, उल्फुलता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास इज द राइट ऑप्शन। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी। क्वेश्चन नंबर 77 है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? जब हमें क्रोध आता है, शोक होता है, ईर्ष्या होती है, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। इसे राइट ऑप्शन। इसलिए बैक यानी कि जो अपना पास्ट है भूल कर नई लाइफ की शुरुआत करो, अच्छे से रहो। ओके, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओए होए, प्रिय घटनाओं को आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो सब कुछ जिससे हमें खुशी मिलती है भाई। हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों को सदा परिपूरित रहना चाहिए। 79 क्वेश्चन है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। बहुत शानदार ऑप्शन है। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास होते हैं। 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से एक ऑप्शन ये वाला राइट होगा, जब हम आशा, उल्फुलता और आत्मविश्वास की ऊर्जाओं से ओतप्रोत होते हैं।
ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन पाई चार्ट के आते हैं इसमें और 5 क्वेश्चन ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ के पूछता है। चलिए, दिया गया पाई चार्ट एक वर्ष के दौरान वह भिन्न खेलों पर एक देश के व्यय को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें 81 से 85 तक के। देखो, भोजन 30% है, फुटकर 10% है, कपड़े 5% है, परिवहन 12% है, बचत 18% है, किराया 25% है। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, भोजन का कुल 4800 रुपये का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं? तो 81 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, ठीक है, बेझिझक ये रहा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, नन्ना मुन्ना छोटा सा क्वेश्चन है, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है? बी पे टिक लगा दो, 2730 रुपये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 है, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है? फुटकर व्यय भोजन के व्यय का कितने % है? तो यहाँ पर डी पे टिक लगाओ, इज अ राइट ऑप्शन 33% है, ठीक है यार। सी भी 33 है और डी भी 33 है, इसे राइट ऑप्शन 33 मान लो, ठीक है। बीच में कुछ भी कर दियो, तुम्हारी मर्जी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब यार इसमें 34वां नंबर क्या पता कौन सा है, 30%। चलो देख लो अपने हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा इसका राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 84 है, किराया पर यानी कि किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। किराए पर कितना खर्च हुआ? किराए पर कितना खर्च हुआ? बी पे टिक लगाओ, 4000 रुपया, बस 4000 रुपया। और क्या? 5वां क्वेश्चन आता है हमारा, 5वां यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 है, कुल बचत ज्ञात कीजिए। कुल बचत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 85 का राइट ऑप्शन है बी पे टिक लगाओ, 2880 रुपया। चलिए आगे देखते हैं। निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें और सही उत्तर दें। 86 से 90 तक के क्वेश्चन है। पहला बेटा ग्राफ देख लो, ये वाला ग्राफ के क्वेश्चन है। ग्राफ देखो, एक क्वेश्चन आता है पक्का ग्राफ का या लाइन ग्राफ का, ठीक है, देख लिया, ठीक है पक्का। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखें एक बार ज़रा, ठीक है। सबसे अधिक ए इधर रहा हमारा, फिर 16 गेहूँ, ठीक है, ये गेहूँ शो करते हैं और चावल को ये शो करते हैं। तो यार जल्दी बताओ बेटा, चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ से आप आसानी से इसके ऑप्शन बता दोगे कि यार ये ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। देख लो ज़रा एक बार, कौन सा ऑप्शन है? बी पे टिक लगाओ, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 87 है, उल्लेखित राज्यों में चावल का औसत उत्पादन है। उल्लेखित राज्यों में चावल का औसत उत्पादन है, तो 87 का बी पे टिक लगाएं, 5.6। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, सभी उल्लेखित राज्यों में चावल तथा गेहूं का कुल उत्पादन किस राज्य में न्यूनतम है? सभी उल्लेखित राज्यों में चावल तथा गेहूं का कुल उत्पादन किस राज्य में न्यूनतम है? न्यूनतम किस में है? न्यूनतम बताना, सी पे टिक लगाओ, डी में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित राज्यों में चावल के कुल उत्पादन का उन राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन के साथ का अनुपात है। डी पे टिक लगाएं, इज अ राइट ऑप्शन, 14:15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 90 देखो, चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर किन राज्यों में अधिकतम है? केवल ए में बी नंबर है, ए बी और ई सभी, सी नंबर है बी और ई दोनों में, या डी नंबर है ए और बी दोनों में? इज अ राइट ऑप्शन। कौन सा होना चाहिए? 90 का डी पे टिक लगाओ, ए और बी दोनों में। चलिए, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण के 10 मार्क्स आते हैं। 2 तालिका दे रखी होंगी। निर्देश देखो, निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें 91 से 95 तक के। चलिए पहले तालिका पढ़ लो आप। भाई मुझे मत बताओ, तुम तालिका पढ़ो, पहले पढ़ ली, ठीक है। चलिए तालिका आप लोगों ने देख ली। आती है एक तालिका सेम टू सेम, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, तालिका का। तो तालिका वाले सारे क्वेश्चन हल करना सीख लो। क्वेश्चन नंबर 91 है, बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई? जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में सबसे अधिक हुई है? भाई बताओ जल्दी, बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुई है? अगर आपने ग्राफ देख लिया है तो अपने नोटबुक में नोट कर लेना और अच्छे से इन क्वेश्चन का आंसर दो। क्या लग रहा है आपको राइट ऑप्शन? तो बेटा 91 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, 1960 से 1970 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही है? तो 92 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, 1970 से 1980 के बीच। ओके सर। 93 देख लो ज़रा, वर्ष 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 93 का राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगाएं, 81%। चलिए मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 है, 1970 में राज्य डी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितने % है? 94 का राइट ऑप्शन टिक लगाएं भाई, 94 का राइट ऑप्शन डी नंबर है, ठीक है। देख लेते हैं,
42%, 26%, 70% एंड 41%। तो डी पे टिक लगा दो, 41% इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा आ गया, 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो 95 का राइट ऑप्शन ए है 47%। ठीक है, चलिए फिर से एक ग्राफ आ गया हमारा, निम्नलिखित तालिका को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें 96 से 100 क्वेश्चन तक के। तो बैंक दे रखी है PQRS, वर्ष दे रखा 1997, 1998, 1999, 2000 एंड 2001। चलिए तो अच्छे से पढ़ो, आंकड़े जो हैं वो रुपए में दिए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न वर्षों, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ये छोड़ना मत, ये वाला ये। ठीक है, कभी इसे छोड़ दो, ये पढ़ा करना, जब भी तालिका आए सब पढ़ना। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न वर्षों में ऋण का वितरण दिया गया है, तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो तालिका का पहले अध्ययन करो, फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दो। बैंक आर द्वारा वर्ष 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में लगभग कितने प्रतिशत की कमी की गई? बैंक आर द्वारा वर्ष 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में लगभग कितने % की कमी की गई? तो 96 का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है भाई आपको? ए पे टिक लगाएं, 18% की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 97 है, 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने ऋण वितरण सर्वाधिक किया? 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने ऋण वितरण सर्वाधिक किया? PQR व एस ने? तो 97 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ, एस ने। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण में कितने % की बढ़ोतरी हुई? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप देखो ज़रा कौन सा ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, जल्दी बताओ बेटे। 98 का राइट ऑप्शन है हमारा, बी पे टिक लगा दें आप। ठीक है, बी पे टिक लगा दें, बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ए ये रहा 13.04%। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 हम देख लेते हैं, किन किन बैंकों ने औसतन लगभग समान ऋण वितरण किया? किन किन बैंकों ने? क्यू और एस ने? क्वेश्चन नंबर 99 का देख लेते हैं, ए पे टिक लगाओ, पी और एस ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, 1998 में 1997 की तुलना में कितना अधिक ऋण वितरण हुआ? 1998 में 1997 की तुलना में कितना अधिक ऋण वितरण हुआ? तो 8 करोड़ का, 9 करोड़ का, 10 करोड़ का या 11 करोड़ का? तो 100 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दें, 9 करोड़ का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए, अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो इन्हीं 100 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना और ये मान लेना कि यार यही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ दिया समझो 1 नंबर गया, ऐसे मान लो। तो इन क्वेश्चन पेपर को आप तैयार कर लेना, ये पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछते हैं और किस सब्जेक्ट से कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।